बेनकाब किस्त नंबर 54। नीचे से पहले विजय ने और फिर अजीत ने और ऊपर से इर्तिका ने फरार होने वाले पर गोलियां बरसाई, लेकिन फौरन ही इन्हें यह एहसास हो गया कि हवा में गोलियां बरसाने का कोई फायदा नहीं है। ये सब क्या था विजय? इर्तिका ने यह सवाल उस वक्त किया था जब हम नीचे एक बार फिर इकट्ठे हुए थे। आप यकीन करें, अगर मुझे इसके बारे में कुछ भी इल्म होता तो मैं जरूर बता देता, लेकिन इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सब कुछ मुझसे पूछकर नहीं किया गया, इसलिए मैं इस बारे में यकीन से कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। विजय ने एक इजरारी सवाल का जवाब इतने मज़ाक़ खेज अंदाज में दिया कि हुसैन रजा साहिब समेत कोई भी शख्स अपनी मुस्कुराहट नहीं छुपा सका। मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। हुसैन रजा साहिब ने सबसे पहले अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाते हुए कहा और इर्तिका के चेहरे की खजालत में कुछ कमी आ गई। इत्तला तो इन्हें हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी हमें फ़ोन जरूर करना चाहिए। इसने अपनी राय का इजहार किया और बकिया अफराद के चेहरों पर रजामंदी देखते हुए अंदर घर की जानिब चल पड़ा। इर्तिका और अजीत मेरे पीछे थे, जबकि हुसैन रजा साहिब और विजय वहीं रुक गए। मुझे कुछ महसूस हो रहा है जैसे हमला जान लेने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खबरदार करने के लिए किया गया था। अजीत ने मेरे बराबर आते हुए कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने हैरत से इसे देखा। इतनी फायरिंग क्या सिर्फ डराने के लिए की गई थी? मेरा ख्याल है अजीत ठीक कह रहा है। इर्तिका ने अजीत से इत्तफाक करते हुए कहा, मगर पहले आप फ़ोन कर लें, फिर इस पर बात होगी। और मैं बगैर मजीद कुछ कहे फ़ोन की जानिब मुतवज्जो हो गया। फ़ोन करने पर थाने वालों को जब ये मालूम हुआ कि मैं भी इस वक्त घर में मौजूद था जब फायरिंग की गई, बल्कि मुझ पर ही की गई, तो वो और ज़्यादा अलर्ट हो गए। सर, इत्तला हमें मिल चुकी है और मोबाइल टीम फौरी तौर पर रवाना भी हो गई है, लेकिन मैं फौरी तौर पर SP साहिब को भी बता देता हूँ। ड्यूटी पर मौजूद शख्स ने मुद्दिबाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा, जो करना है वो जल्दी करें, क्योंकि मुझे फौरी तौर पर कहीं जाना भी है। जी सर, फौरी तौर पर हो रहा है सर। मेरे रूखे लहजे के बावजूद इसकी सादतमंदी में कोई फर्क नहीं है, बल्कि वो खुद को पहले से भी ज्यादा चाको चौबंद जाहिर करने लगा था। थाने में मेरी कॉल रिसीव करने वाले ने दुरुस्ती कहा था कि मोबाइल टीम फौरन रवाना हो चुकी है। अभी मुझे फ़ोन किए इतनी भी देर नहीं हुई थी कि मैं बाहर निकल कर इन चंद अफराद जो हिम्मत करके अपने घरों से निकल आए थे और विजय हुसैन रजा से इस किस्म के सवाल कर रहे थे कि सब क्या हुआ था, से गुफ्तगू की इब्तदा ही कर सकता कि पुलिस पार्टी पहुंच गई। मेरा चेहरा इतना ना आशना भी नहीं रहा था कि पुलिस वाले, खुसूसन मदन लाल के इलाके के पुलिस वाले ना आशना हो। इसलिए जो ही उन्होंने मुझे देखा वो पहले से भी ज़्यादा मुस्तैद हो गए। जिस तरह की पुलिस कार्रवाई इन मौक़ों पर होती है वो शुरू हो गई, मगर मैंने फौरी तौर पर विजय हुसैन रजा साहब के गोश गुजार अजीत का ख्याल कर दिया। मुझे भी कुछ यूँ महसूस हो रहा है कि वो ठीक कह रहा है। हुसैन रजा से कबल विजय ने कहना शुरू किया, ये तुम तीनों क्यों कर कह सकते हो? इर्तिका के अलावा विजय भी अजीत से मुत्तफिक नजर आया, तो मैंने वही सवाल जो पहले कर चुका था दोहराया। लेकिन आप यहाँ पर इस जगह फायरिंग, और वो भी इतनी दूर से, कुछ समझ में नहीं आई। विजय ने कहा, फिर इन्हें कहाँ फायरिंग करनी चाहिए थी कि मैं बच ना सकता? मैं इन तीनों के इस फलसफी अंदाज से उकता चुका था जिस तरह उन्होंने अरुण प्रसाद पर फायरिंग की थी। विजय ने फौरी तौर पर जवाब दिया, अगर इन्हें इस बात का इल्म था कि आप यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, तो फिर इस बात का भी इल्म होगा कि अपनी गाड़ी आप खुद चलाते हैं और अमूमन अपनी कार में तन्हा होते हैं। विजय अपने नुक्ता नज़र की वजाहत किए जा रहा था। तुम्हारा मतलब है कि ये सब ड्रामा था? मैं अब तंग आ चुका था। ड्रामा भी नहीं कह सकते, मगर बज़ाहिर ये ऐसा महसूस हो रहा है कि इसका मकसद वो नहीं था जो नज़र आ रहा है। विजय ने एक बार फिर गुफ्तगू को उलझाने की कोशिश की, मगर इस बार मैं खामोश रहा था। इसलिए कुछ देर सोचते रहने के बाद वो बोला तो किस हद तक मुझ पर भी सूरत हाल वाज़ेह होने लगी। अगर हम ये सोचें कि इस फायरिंग का मकसद आपको जान से मारना नहीं था, तो फिर ये हो सकता है कि आपको इस काम से रोकने जाया जाए जो आप कर रहे हैं, जो आप कर सकते हैं। मगर मैं तो बेक वक्त बहुत से काम कर रहा हूँ, मैंने कहा। विजय का मतलब अरुण प्रसाद के कत्ल के हवाले से है। इस बार हुसैन रजा साहिब ने वजाहत की थी, जो मैं कर चुका था इसके बारे में कुछ बताना इस मौका पर मुनासिब नहीं था, मगर जो ही मैंने हुसैन रजा साहिब की गुफ्तगू पर गौर किया तो तमाम सूरत हाल एक नए रुख से वाज़ेह होती चली गई। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहुत मुमकिन है कि कुछ अफराद मेरे अस्पताल पहुंचना पसंद न करते हों। मैंने कोई हतमी राय कायम करने से अब भी गुरेज किया था। फिल वक्त इससे ज़्यादा कुछ कहना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। हुसैन रजा साहिब ने मुझसे इत्तफाक करते हुए कहा, इसका मतलब तो यह है कि मैं फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचना चाहिए। विजय पूरी तरह तैयार हो चुका था। पुलिस से तो फारिग हो ले, मैंने इसे फौरी तौर पर चलने के मूड में आता देखकर कहा। पुलिस खुद फारिग होती रहेगी, विजय ने अपनी आदत के मुताबिक कहा था। वो जब किसी काम को करने की ठान लेता था तो फिर इसके लिए एक सेकंड काटना दो भर हो जाता था। इस दौरान पुलिस पार्टी का सरबराह हमारी जानिब आता नजर आया। सर, यहाँ आसपास का तो कोई शख्स गवाही देने के लिए तैयार नहीं। इसने मेरे करीब आते ही मुद्दिबाना लहजे में कहा था, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसकी इस बेरब बात पर तैश में आ गया था। सर, मेरा मतलब था कि अगर आप अपने तल्लुकात इस्तेमाल करें और इसे अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया
तुम्हारा मतलब यह है कि मैं इनसे कहूँ कि आप लोग 4-5 साल के लिए अपने तमाम काम छोड़कर अदालतों में चक्कर काटने के लिए तैयार हो जाएं? मैंने हिंदुस्तान के अदालती निज़ाम की जानिब इसकी तवज्जो दिलाते हुए कहा था। वहाँ मौजूद तमाम अफराद ने फायरिंग की आवाज़ सुनी होगी, बल्कि बहुत मुमकिन है कि इनमें से ऐसे लोग भी शामिल हों जिन्होंने फायरिंग करते हुए लोगों को देखा भी हो। लेकिन ये बात मुझे मालूम थी कि वो किसी भी अंदाज की गवाही देने या अपना नाम इस वाक़े में मुलव्विस करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। ठीक है सर, गवाहों का इंतज़ाम तो हम कर लेंगे, आपका शुबा अगर किसी पर हो तो। इसने पुलिस वालों की मखसूस ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कहा। तुम गवाहों को बंदोबस्त कैसे कर लोगे? मैं इसकी बात पर हैरत का इजहार किया। हमारे पास कुछ खास किस्म के आदमी होते हैं, इसने अपनी कभी बात की वजाहत करते हुए कहा था। तो तुम क्या जाहिर करोगे वो यहाँ रहते हैं या? मैं अब भी इन खास आदमियों की कबील के बारे में कुछ लाइल्म सा था। नहीं सर, वो सब काम आप हम पर छोड़ दें। ऐसा मजबूत केस बनाएंगे कि आपके मुश्तबे शख्स का बाप भी नहीं बच सकेगा, इसने बड़े फ़ख्री अंदाज में कहा था। और मेरे जहन में इंडिया की पुलिस से मुतल्लिक वो लातादाद लताइफ गूंजने लगे जो अब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिस्से थे। फ़िलहाल तो आप सिर्फ जाए वारदात का मुआयना करें, बाकी बातें मैं आपके एसपी से कर लूँगा। मैंने कहा, फ़िलहाल तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहिब के हुक्म पर फौरी तौर पर अस्पताल जा रहा हूँ, जहाँ पहले ही एक लाश पहुँच चुकी है। अगर एसपी साहिब आएँ तो इन्हें भी अस्पताल भेज देना। मैंने इससे पीछा छुड़ाया था, मगर वो इतनी आसानी से बख्शने वाला नहीं था। सर, मैं आपको तनहा नहीं जाने दूंगा। और इसके साथ इसने मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर अपने मातहतों को आवाज़ें देना शुरू कर दी। पुलिस की मोबाइल की ज़ेर हिफाजत हमें अस्पताल रवाना होने में शायद इसके बाद 5 मिनट से भी कम खर्च हुए होंगे। हुसैन रज़ा साहिब से इस ज़िम्मन में कुछ कहना इसलिए मुमकिन नहीं था कि इस तरह की सिचुएशन से नबर्दो आज़मा होना वो हम सबसे बेहतर जानते थे। मगर हैरत इस बात पर हुई कि इर्तिका ने भी साथ चलने पर इसरार नहीं किया। हमारी पुलिस की सबसे अच्छी रवायत यह है कि वो बारिश और धूप से पहले अपनी छतरी हटा लेती है और फिर जैसे ही बारिश या धूप खत्म होती है वो फिर से छतरी ताने आ जाते हैं। विजय ने हमारी कार से आगे चलती हुई पुलिस की मोबाइल कार पर तबसरा करते हुए कहा था, जब जुर्म होगा तभी तो कुछ करेंगे या पहले से आन मौजूद होंगे। मैंने पिछली सीट पर रुख मोड़े बगैर इसके चहकने का जवाब दिया। आपने वो लतीफ़ा नहीं सुना कि दुनिया भर के पुलिस के सरबराहान की कॉन्फ्रेंस थी। हर सरबराह अपनी पुलिस की तारीफ कर रहा था कि हम इतनी जल्दी मुजरिम पकड़ लेते हैं। अमरीकी पुलिस के सरबराह की इस बात पर बहुत तालियां बजी कि वो 24 घंटों के अंदर अंदर बड़े से बड़े जुर्म की तफ्तीश कर लेते हैं। मगर जब सऊदी अरब से आने वालों ने कहा कि वो 90% केसों में न सिर्फ 4 घंटों के अंदर अंदर जुर्म की वजह दरियाफ्त कर लेते हैं बल्कि मुजरिम भी गिरफ्तार कर लेते हैं, तो कॉन्फ्रेंस के शुरा ने खड़े होकर तालियां बजाई। मगर हमारी पुलिस के सरबराह ने जब कहा कि हमें जुर्म सरजद होने से 8 घंटे पहले ही मालूम हो जाता है कि कहाँ जुर्म सरजद होगा, कौन करेगा और किसकी ईमा पर करेगा, तो कॉन्फ्रेंस के शुरा को सख्ता हो गया और कोई ताली भी नहीं बजा सका। विजय पूरी तरह चहकने के मूड में था। मेरा ख्याल है इस तरह का माहौल तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ हर वक्त जान का खतरा हो, गोलियां चल रही हों और किसी भी वक्त रूह आसमान की जानी परवाज कर सकती हो। मैंने इसे चहकते हुए देखकर कहा था, और क्या यही तो ज़िंदगी है? विजय ने बदस्तूर चहकते हुए कहा, यह भी क्या ज़िंदगी है कि सर झुकाए कलम घसीटने में मसरूफ़ हैं। अचानक दिल में दर्द उठा और चल बसे। ला हौला वला। इसने मेरा सवाल बहुत खूबसूरती से लौटाया था। और आप क्या कहते हैं अजीत साहिब? मैंने बराबर की सीट पर बैठे हुए अजीत से सवाल किया। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या आदमी बिला मकसद भी ज़िंदगी गुजार सकता है? इसकी नज़रें विंड स्क्रीन से बाहर थीं। किन ख्यालों में खोए हुए हो? मैंने अपनी स्पीड को बदस्तूर पुलिस मोबाइल की सतह पर रखते हुए सवाल किया। कहीं भी नहीं, बस यूं ही एक ख्याल जहन में आ गया था। इसके लहजे में बदस्तूर संजीदगी थी। आपने देखा सिकंदर, इस पुलिस वाले की गर्दन ये कहते हुए कैसे तन गई थी कि आप ये काम हम पर छोड़ दें। ऐसा मजबूत केस बनाएंगे कि आपके मुश्तबा शख्स का बाप भी नहीं बच सकेगा। विजय ने मेरी और जीत की गुफ्तगू के दरमियान दखल देते हुए कहा, इस पर आपको क्या एतराज़ है? मैंने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मेरी क्या मजाल के मैं कोई एतराज़ करूं? मुझे तो सिर्फ वो पुराना घिसा पिटा लतीफ़ा याद आ गया था कि अफ्रीका में एक चूहे ने कत्ल किया और घने जंगल में जा छुपा। दुनिया भर की पुलिस अपनी पूरी सलाहियतें सर्व करने के बावजूद इसे तलाश नहीं कर सकी। आखिरकार इंटरपोल ने हमारी पुलिस से रब्ता कायम किया और उन्होंने 2 घंटों में मुजरिम तलाश करने का ठेका ले लिया। दुनिया भर के अखबारी नुमाइंदे और फोटोग्राफर वहाँ जमा थे। जब हमारे काबिल पुलिस वाले जंगलात में दाखिल हुए, टीवी चैनल वाले बराह रास्त कवरेज कर रहे थे कि हम भी तो देखें कि तीसरी दुनिया के मुल्क से आई पुलिस किसी भी जदीद आले की मदद के बगैर इस मुजरिम को कैसे तलाश कर लेती है, जिसे तलाश करने में हर मुल्क की पुलिस नाकाम हो गई है। मगर अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि जंगल से हमारी पुलिस अचानक हाथी के साथ बरामद हुई। हर शख्स हैरान था कि जुर्म चूहे ने किया था, तो फिर ये हाथी को क्यों पकड़ लाए? मगर जब उन्होंने करीब आने पर सुना तो हाथी निढाल कदमों से चलते हुए कह रहा था, मैं चूहा हूँ, मैं चूहा हूँ, पैदा करने वाले की कसम, मैं चूहा हूँ। चूहे साहिब अस्पताल आ गया है, इसलिए अब आप इंसान बन जाए।
मैंने लतीफे का लुत्फ लेते हुए कहा। हमारी कार रुकने से पहले ही पुलिस की मोबाइल रुक चुकी थी और इससे राइफल बरदार पुलिस वाले उतरकर हमारी कार की जानिब लपके थे और इससे पहले कि मैं अपनी कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरता, वो लपकते हमारी कार के करीब आ गए थे और उनमें से एक ने बढ़कर मेरी जानिब का दरवाजा खोल दिया था। हुसैन रजा साहिब की हदायत के मुताबिक मैं खुद कार ड्राइव करता हुआ लाया था। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि कार तुम खुद ड्राइव करो कि अगर इस तमाम सिलसिले का कोई ताल्लुक अरुण प्रसाद के कत्ल से है, जैसा कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर इनका नुमाइंदा या वो खुद ये देख लेंगे कि तुम्हारे आसाब पर इस कातिलाना हमले का कोई असर नहीं हुआ है। अस्पताल के अहाते में हमसे पहले भी खासी तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे, जिनके बारे में मेरा इब्तदाई ख्याल था कि चूँकि कत्ल की इतनी बड़ी वारदात हुई है इसलिए ये मौजूद है। मगर जैसे हमने बरामदे में पहला कदम रखा, इजाफी पुलिस वालों की तादाद की वजह समझ में आ गई। पुलिस के आला ओहदेदारों समेत 2 मरकजी वजीर मौजूद थे, मगर मेरी तवज्जो का मरकज़ लाल किशन एडवानी और जॉर्ज फर्नांडिस से ज़्यादा इन दोनों के दरमियान खड़ा हुआ बराजा प्रसाद था। मुझ पर पहली नज़र डालते ही एडवानी और बराजा प्रसाद के चेहरों पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी वह आमद इन दोनों के लिए हैरत का बाइस रही हो। एडवानी ने फौरी तौर पर अपने चेहरे के तासुरात पर काबू पा लिया, मगर बराजा प्रसाद इतना माहिर नहीं था, इसलिए इसका रंग उस वक्त तक अपनी असली हालत पर नहीं आ सका जब तक मैंने इसे बराह रास्त मुखातिब नहीं किया। कैसे हैं आप बराजा प्रसाद जी? मैं यूं बराह रास्त इसे मुखातिब नहीं होता अगर वो खुद ही मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो ना कर लेता। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, इसने बोखला लहजे में कहा था। महसूस तो नहीं हो रहा, मैंने बराह रास्त वार किया। बराजा प्रसाद की उड़ी हुई रंगत और बुखलाया हुआ लहजा बहुत सी कहानियाँ सुना रहा था। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे इतने बराह रास्त हमले की वो तोको नहीं कर रहा था, इसलिए अचानक इसकी बोखलाहट में मजीद इजाफा हो गया था। ऐसे ही आपको महसूस हो रहा होगा सिकंदर साहिब। इसने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की तो इससे एक गलती और हो गई। मैं आप ही की जानिब आ रहा था, डीआईजी ने हमारे करीब आते हुए कहा। चले मेहरबानी, आते आते देर कर दी तो हम खुद यहाँ आ गए। मैंने इसकी तशवीश भरे लहजे का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। डीआईजी के फिक्रे पर एडवानी एक बार फिर बुरी तरह चौंका था। कुछ बताएंगे कि डीआईजी को मदन लाल के घर पर होने वाली वारदात की इब्तदाई रिपोर्ट मिल चुकी थी और वो अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैंने इसका फिक्रा दरमियान से उचक लिया। वो तो बात की बात है, फिलहाल तो मैं वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म से यहाँ मौजूद हूँ। मुझे यहाँ की सूरत हाल के बारे में कुछ ब्रीफ करें। मेरे तहकुमाना लहजे के साथ डीआईजी का मुअद्दिबाना अंदाज शायद दोनों ही वजीरों को परेशान कर रहा था, मगर गुप्ता सेठ के बेटे बड्डी वाले केस की मीटिंग में शरीक पुलिस के ओहदेदारों को मेरी अहमियत का अंदाज़ा था और डीआईजी भी उनमें से एक था। सेठ अरुण प्रसाद के बारे में तो आपको इल्म ही है कि इनकी आज ही जमानत हुई थी और अब वापस अपने शहर जा रहे थे कि इनका मर्डर हो गया। डीआईजी मुझे पहले ही मालूम बातों में कोई इजाफा नहीं कर सका था। और जख्मी मैडम की क्या सूरत हाल है? मैंने किरण के बारे में सवाल करते डीआईजी पर यह वाज़ेह कर दिया कि वो इन बातों को दोहराने से एतराज़ करे जो मैं पहले से जानता हूँ। डॉक्टर इनका ऑपरेशन कर चुके हैं और इनके जिस्म में पेबस गोलियां भी निकाली जा चुकी हैं। अब तक वो बेहोश हैं, मगर डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन कामयाब रहा है और अब इनके बचने के इम्कान ज़्यादा हैं, मगर फिलहाल वो कोई आखिरी बात कहने से गुरेज कर रहे हैं। डीआईजी ने तफसीलात बताते हुए कहा। अरुण प्रसाद और ड्राइवर की लाशें। मैंने बराजा प्रसाद के चेहरे पर नजर डालते हुए कहा, जो बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। यह पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है। डीआईजी ने बराजा प्रसाद और एडवानी को देखते मेरे सवाल का जवाब दिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवानी डीआईजी के मजीद कुछ कहने से कबल ही मुदाखलत करते हुए कहा, मिस्टर एडवानी, क्या आप कुछ देर खामोश रहना पसंद करेंगे? मैंने बराह रास्त एडवानी को झिड़कते हुए कहा, जी डीआईजी साहिब। मैंने इससे अपनी बात मुकम्मल करने के लिए कहा था, मगर मेरे एडवानी को फटकारने से इसके चेहरे पर मैंने इत्मीनान की एक लहर पैदा होते देखी थी। वो चंद लम्हे तो खामोश खड़ा रहा। इसके बाद इसने वहीं से अपना सिलसिला कलाम जोड़ा जहाँ से मुनक़ते हुआ था। अरुण प्रसाद की डेड बॉडी के लिए बराजा प्रसाद जी मौजूद हैं, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट देवजी विजय साहिब को इस पर एतराज़ है। उनका कहना है कि वो अपना फिक्रा अधूरा छोड़कर एडवानी और बराजा प्रसाद को चंद लम्हे देखता रहा और फिर बोला। देवजी विजय साहिब का कहना है कि मकतूल की लाश कातिल को नहीं दी जा सकती। डीआईजी तो इतना कहकर खामोश हो गया, मगर मेरे लिए बहुत दिलचस्प सूरत पैदा हो गई थी। देवजी ने अचानक सीन में आकर एक ऐसा रोल शुरू कर दिया था जिससे मुझे बहुत सी परेशानियों से बचा लिया था, वरना शायद यही रोल मुझे अपनाना पड़ता या फिर कोई और तरीकाकार सोचना होता। देवजी विजय कहाँ हैं? मैंने एडवानी वगैरह की जानिब निगाह डालने की भी जहमत नहीं की थी। वो अरुण प्रसाद जी के बेटे से टेलीफोन पर रब्ता कायम करने की कोशिश में मसरूफ़ है। डीआईजी ने अधूरा सा जवाब दिया। मेरा मतलब है कि क्या वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है या वापस जा चुके हैं? अब की बार मैंने कदरे वजाहत से अपना सवाल दोहराया था। यहीं अस्पताल में हैं और एडमिनिस्ट्रेटर के रूम से फ़ोन कर रहे हैं। डीआईजी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं इनसे मिल लेता हूँ। मैंने डीआईजी से कहा, चले मैं आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। इसने पेशकश कर दी। सिकंदर साहिब मेरी बात सुने,
अभी हमने एक दो कदम उठाए थे कि मेरे कानों में अडवाणी की आवाज़ आई और मैं रुक गया। देखें, आप देवजी को समझाने की कोशिश करें, वरना वो बूढ़ा तो इसके साथ ही अडवाणी देवजी विजय को एक बेहुदा सी गाली दे दी। मुझे लाल किशन अडवाणी का बहुत सा हिसाब बेबाक करने का इतना अच्छा मौका मिला था कि अगले मौके का इंतजार करने के लिए मजीद कई साल इंतजार करना पड़ता। इसलिए मैंने ज़हन में दूसरा कोई ख्याल आने से पहले वो काम कर दिया जिसकी तवक्को वहाँ मौजूद कोई शख्स भी नहीं कर सकता था। चट्टाख की आवाज़ इतनी ज़ोर से गूंजी थी कि एक लम्हे के लिए तो सब सकते में रह गए थे, मगर लड़खड़ाकर पीछे हटते हुए अडवाणी को देखकर यकीन कर लेना पड़ा कि जो कुछ वो देख रहे हैं वो ख्वाब नहीं। मेरे बुजुर्गों की तौहीन करने वालों के लिए मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं। सन्नाटे में मेरी गूंजदार आवाज़ गूंजी तो इनका यकीन कबूतर हो गया। शायद एक दो अफराद ने खुद को चुटकी लेकर अपने जागने का यकीन करने का अमल भी इस आवाज़ के साथ ही अधूरा छोड़ दिया था। क्या हिमाकत कर रहे हो सिकंदर? जॉर्ज फर्नांडिस से आगे बढ़कर कहा। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं हिमाकत कर रहा हूँ? मैंने इसकी जाने पलटते हुए कहा। मैं कहना दरअसल ये चाहता था कि जो काम मैंने किया है वो मुझसे पहले तुम्हें करना चाहिए था, मगर मैं अपना फिक्रा मुकम्मल करके खामोश हो रहा था। जॉर्ज की मुखालफत इस मरहले पर मेरे लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बन सकती थी। मैं अगर अपने छोटे भाई को कीचड़ में पत्थर फेंकते देखता तो इससे पहले ही सवाल करता जो तुमसे किया है, क्या हिमाकत कर रहे हो? मेरी जुबान से एक लफ्ज़ अदा ना होने के बावजूद वो पुराना सियासतकार समझ गया था कि मैं इसकी ज़ात पर कैसे देवजी के एहसान का जिक्र कर रहा हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस का ताल्लुक सोशलिस्ट पार्टी से था, मगर अपनी पार्टी का सरबराह होने के बावजूद वो कभी भी असम्बली तक नहीं पहुँच सका था। इस इंतखाब से कबल इसने जितने भी इलेक्शन लड़े थे उनमें हारा था। अपनी इस नशिस्त पर इंतखाब में कामयाबी से हुई हद तक मायूस था कि टिकटों की तकसीम के मौके पर इसने अपने पुराने हल्के से इंतखाब लड़ने के बजाय उस हल्के से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की थी जहाँ से देवजी विजय इंतखाब में कामयाब होते रहे थे। वो पहले कांग्रेस में थे और जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी आदमी समझे जाते थे, मगर इंदिरा और मिराजी के इख्तलाफात में उन्होंने इंदिरा की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मिराजी का साथ देने का फैसला कर लिया था। जनता पार्टी की नशिस्तों की तकसीम का जो फार्मूला तय हुआ था, इसके मुताबिक वो तमाम अफराद जो गुज़श्ता इंतखाबात में इंदिरा के बावजूद कामयाब हुए थे, इन्हें दोबारा इसी हल्का से टिकट दिया जाना था। मगर सोशलिस्ट पार्टी वालों ने यह अड़ंगा लगाया कि तमाम नेताओं की रिहाई के बावजूद चूंकि जॉर्ज फर्नांडिस को अब भी इंदिरा ने रेल पर बम फेंकने के एक झूठे मुकदमे में पाबंद सरासर रखा हुआ है, इसलिए इन्हीं हल्का से इंतखाबात लड़वाया जाए जहाँ से कामयाबी यकीनी हो। और इसके लिए उन्होंने देवजी विजय का हल्का मुंतखब किया था, जो ना सिर्फ जॉर्ज के पुराने हल्के से मुल्हिक था, बल्कि उनका कहना था कि देवजी जॉर्ज के हल्के से और जॉर्ज देवजी के हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लें। सोशलिस्टों की इस खुली धांधली को मानने से मिराजी ने इनकार कर दिया था, मगर जब ये बात देवजी के इल्म में आई तो उन्होंने ना सिर्फ इसे कबूल करते हुए जनता इत्तेहाद को बचा लिया, बल्कि इंतखाबी मुहिम के दौरान अपना तमाम वक्त वो जॉर्ज के हल्के में ही रहे और अपने नए हल्का इंतखाब में उन्होंने सिर्फ 2 जलसों से खिताब किया, जबकि इनकी अपनी तमाम तर इंतखाबी मुहिम इनके रिश्तेदारों ने संभाली थी। ये आप क्या कह रहे हैं? बराजा प्रसाद ने फरियाद करने वाले अंदाज में जॉर्ज से कहा था। बराजा का ताल्लुक बिहार की कम्युनिस्ट पार्टी से था और पटना की वजह से वो दोनों एक दूसरे से अगर वाकिफ थे तो इसमें कोई काबिल हैरत बात नहीं थी, मगर बराजा प्रसाद के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो जॉर्ज फर्नांडिस से अपनी हमायत की तवक्को कर रहा था। बहुत मुमकिन है कि बराजा प्रसाद इंतखाबी मुहिम के लिए जॉर्ज फर्नांडिस को फंड के नाम पर सरमाया मुहैया करता रहा हो और अब अपनी सरमायाकारी को वसूल करना चाहता हो। मैंने अपने जहन में हिंदुस्तान की सियासी जमातों के रहनुमाओं की आदत को दोहराते हुए सोचा था